हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं मेनली साइकोपैथोलॉजी में मनोविच्छेदी विकृति, जिसको हम डिसएसोसिएटिव जो है डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए और शुरू करते हैं आखिर की मनोविच्छेदी विकृतियाँ होती क्या है। एक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। तो आइए और फटाफट इसको देख लेते हैं और उम्मीद है कि आपको भी समझने में इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मनोविच्छेदी विकृति जो एक मानसिक रोग है जिसमें व्यक्तित्व का जो है समान समाकलन आकस्मिक तथा अस्थायी रूप से विघटित हो जाता है। आकस्मिक तथा अस्थायी रूप से विघटित फलतः व्यक्ति में कई तरह के लक्षण जैसे स्मृति विलोप, आत्मविस्मृति, व्यक्ति लोप, व्यक्तित्व लोप आदि लक्षण जो है विकसित हो जाते हैं। रेबर ने कहा है 2009 में कि इस मानसिक रोग को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनोविच्छेदी विकृति ऐसी मानसिक मनोवैज्ञानिक विकृतियों के लिए एक आवरण शब्द है जिसकी विशेषताएं हैं चेतना के सामान्य समाकलित कार्यों, स्वप्रत्यक्षीकरण तथा संवेदी गति व्यवहार में विघटन जैसे व्यक्ति लोप, बहुव्यक्तित्व, स्मृति लोप तथा आत्मविस्मृति। इसके जो लक्षण हैं ये स्मृति लोप में भी आते हैं, जैसे नाम भूल जाना और शिष्टाचार संस्कृति को तो लोग नहीं भूलते हैं, लेकिन अपना नाम, पता और व्यवसाय वगैरह भूल जाते हैं। और खास करके दुख, संवैधानिक स्थिति जैसे पारिवारिक झगड़े, आर्थिक क्षति से, आघात आदि से बचने के लिए जो है वो जो है स्मृति लोप का सहारा लेता है। दूसरा है आत्मविस्मृति। आत्मविस्मृति भी जो है उन्माद का एक लक्षण है। यह आत्मविस्मृति स्मृति लोप का ही एक विशेष रूप है और दुख की स्थिति में छुटकारा पाने की जो है एक बहुत ही तगड़ी विधि है जिसका उपयोग किया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। फिशर ने 1965 में एक परिभाषा दी कि आत्मविस्मृति जो है एक उन्मादी आक्रमण है। इससे व्यक्ति अपने जो है व्यक्तिगत जीवन को भूल जाता है और अपने वातावरण को छोड़ देता है। आत्मविस्मृति से जो पीड़ित व्यक्ति घर से भाग जाता है और इधर उधर भटकता है, जब वह वापस चला आता है तो उसे बाहर घूमने की बात वगैरह कुछ भी याद नहीं रहती। यह आत्मविस्मृति की अवधि 1-2 घंटे, 2-3 दिन, कई महीनों या फिर कई सालों तक की भी हो सकती है। विलियम जेम्स ने अपने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में जो है एक उदाहरण दिया है और कहा है कि जो एनसी बोल नामक जो एक पादरी था, वह बैंक में अपना चेक बुनाने गया, यानी चेक बजाने गया। जिस समय वह अपने चेक से रुपये ले रहा था उस समय अपने आप को भूल गया और ट्रेन पर सवार होकर दूसरे शहर में चला गया। वहाँ उसने सब्जी की दुकान खोली और अपनी दुकान को ब्राउन की दुकान से के नाम से जो है वो प्रसिद्ध बनाया। उस शहर के लोग उसे मिस्टर ब्राउन के नाम से जानते थे। इस तरह 2 वर्षों तक व्यापार किया। एक दिन जब वह सोकर उठा तो उसने अपने आप को नए वातावरण में पाया। इससे उसे आश्चर्य हुआ। जब वहाँ के लोगों ने उसे मिस्टर ब्राउन कह के बुलाया तो वह कहा, मैं तो एंसिल बोर्नो ब्राउन को नहीं जानता हूँ। और फिर वो अपने घर पे लौट आया। तीसरा है निंद्रा भ्रम। निंद्रा भ्रम भी जो है ये उन्माद का एक प्रकार है। और रोगी हमेशा की भांति सामान्य ढंग से सोने जाता है, लेकिन कुछ समय नींद में जगता है और घूमना शुरू कर देता है। कई बार तो काम करके आके भी और सो जाता है और फिर सुबह में जगता है, उसे इस बात की याद नहीं रह जो है वो नहीं रहती। और कई बार तो एक्सीडेंट भी हो जाए अगर रोड पे आदमी घूमने निकल जाए तो। इसके बाद जो चौथा है संवेगात्मक अस्थिरता एवं मूर्छा। संवेगात्मक अस्थिरता तथा मूर्छा भी है इस रोग के मुख्य लक्षण है। उन्माद तथा मनोविच्छेदी विकृति का रोगी कभी हंसता है तो कभी चिल्लाता है। दांत खटना, दांत पिसना, शरीर नोचना, कपड़ा नोचना इत्यादि की जो है प्रधानता रहती है। इसके बाद आ जाता है हमारा
व्यक्तित्व जिसको हम डुअल पर्सनालिटी भी बोलते हैं। उन्माद का जो है यह मुख्य लक्षण है। कभी कभी रोगी अपने परिवार में रहकर अन्य व्यक्तियों के जैसा व्यवहार करने लगता है। निद्रा वर्णन में तो रोगी नींद की अवस्था में घूमने लग जाता है, परंतु दत्त व्यक्तित्व में वह बिना घर से भागे समय समय पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व प्रदर्शित करने लग जाता है। प्रत्येक व्यक्तित्व का अपना विचार, गुण, संवेगात्मक व्यवहार एवं अनुभूतियाँ होती है। यह दत्त मजाकिया या फिर सामाजिक हो सकता है, तो दूसरा दुखी और शांत, उग्र, गंभीर या फिर एकांत प्रिय। एक प्रकार के व्यक्तित्व में जो घटनाएं जो है घटती हैं, उसकी लेस मात्र भी स्मृति दूसरे व्यक्तित्व को नहीं रहती है। जब 2 से 3-4 व्यक्तित्व उत्पन्न हो जाते हैं तो संबंध बहुत ही जटिल हो सकता है। और रियलिटी भी है, गांव में तो ऐसा व्यक्तित्व देखने को मिलता है जिसे लोग बोलते हैं भूत आना या फिर और भी कई सारी चीज़ें। इलाज ना कराया जाए तो और भी भयानक हो जाता है और कई बार तो रोगी मर भी जाता है। हालांकि भारत में झाड़ फूँक वगैरह पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं और धीरे धीरे चूँकि इन चीज़ों में भी लोगों की समझ बढ़ रही है, लेकिन अभी काफ़ी काम करना बाकी है। इसके बाद है व्यक्तित्व लोप विकृति। साधारण अर्थ में आत्म या स्व या पहचान की क्षति के भाव को व्यक्तित्व लोप कहते हैं। व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह मात्र एक यही बोल से मुक्त अमानवीय सामाजिक मशीन में मात्र एक दाता है, यानी कॉग है। लेकिन मनोचिकित्सकीय संदर्भ में व्यक्तित्व लोप जो विकृति का जो है तात्पर्य एवं संवेगात्मक विकृति से है, जिसमें अपने व्यक्तित्व वास्तविकता की क्षति, अजनबीपन तथा अनुभव की यथार्थता के भावों से युक्त समझदारी लोप आदि के लक्षण पाए जाते हैं। अधिक गंभीर अवस्था में व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंग पृथक या आकार परिवर्तित महसूस करते हैं। व्यक्ति जो है अपने शरीर के प्रत्यक्षीकरण से दूर रहने लग जाता है। इसके कारण भी हैं, तो आइए और कारण हम देख लेते हैं। मनोविच्छेदी विकृति या उन्माद के जो है कारण भी बाल्यावस्था में दुर्व्यवहार, दूसरा है मातृ प्रेम अवस्था की लैंगिक इच्छाओं का दमन, तीसरा है मंद बुद्धि, चौथा है त्रुटिपूर्ण अनुशासन, पांचवा है व्यक्तित्व का प्रकार और छठा है मानसिक आघात। तो आइए और थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं ताकि एग्जाम वगैरह में आए तो आपको लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाल्यावस्था के दुर्व्यवहार। बिल्स के अनुसार जो है मनोविच्छेदी विकृति और खासकर मनोविच्छेदी विकृति पहचान विकृति की स्थापना जो बचपन में अत्यधिक क्षुब्ध घटनाओं का सामना करने हेतु आत्म सम्मोहन के द्वारा हो जाती है। इस प्रकरण से इसका प्रकरण जो है इस बात से मिलता है कि इस विकृति से पीड़ित व्यक्ति गंभीर बाल्यावस्था के आघात अनुभव संबंध में अधिक बातें करते हैं। दूसरा है मातृ प्रेम के साथ अवस्था की लैंगिक इच्छाओं का दमन। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार जो है मनोविच्छेदी या मनोविच्छेदी उन्माद का कारण मातृप्रेम अवस्था की अस्वीकृत लैंगिक इच्छाओं का दमन। वयस्क अवस्था में ये दमित इच्छाएं छद्म रूप से विखंडित व्यक्तित्व के रूप में अपनी संतुष्टि करती। तीसरा है मंद बुद्धि। हॉलिंगवर्थ ने कहा है कि कम बुद्धि वाला जो व्यक्ति है इस रोग का शिकार होता है। उसने इस कथन की पुष्टि सैनिक रोगियों के अध्ययन के आधार पर की। इसके बाद चौथा है त्रुटिपूर्ण अनुशासन। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि इस रोग के कारण त्रुटिपूर्ण अनुशासन भी होते हैं। पांचवा है व्यक्तित्व प्रकार। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि उन्माद का रोग जो है अधिकतर बहिर्मुखी व्यक्ति को होता है। अध्ययनों से पता चला है कि मनोविच्छेदी उन्माद के जो लक्षणों के विकसित होने की संभावना इनमें अधिक होती है। छठा है मानसिक आघात, जिसको मेंटल ट्रॉमा बोलते हैं। उन्माद का एक कारण मानसिक आघात या धक्का है। जो लोग अपने जीवन की कुछ ऐसी संवेगात्मक परिस्थिति में फंस जाते हैं कि उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है, अंत में पछाड़ खा जाते हैं। व्यक्ति साथ साथ दुखद समाचार सुनता है, प्रेम में निराश होता है, व्यवसाय में असफल होता है तथा वैवाहिक जीवन
असंतुष्ट रहता है, वह इन सभी विफलताओं को सहन नहीं कर सकता है, जिससे उसमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। संवेगात्मक तनाव जो है व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व को छिन्न भिन्न कर देता है और वह मनोविच्छेद उन्माद या फिर मनोविच्छेद विकृति का शिकार हो जाता है। इसके जो उपचार हैं वो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, सम्मोहन चिकित्सा और संज्ञानात्मक चिकित्सा के जरिए होते हैं। इसके बाद है स्नायु विकृति, विषादात्मक विकृति, जिसको हम न्यूरोटिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। यह बहुत ही साधारण मानसिक रोग है, जिसके रोगियों की व्याख्या जो है मानसिक चिकित्सालय प्राइवेट क्लिनिक में अधिक पाई जाती है और मानसिक चिकित्सालयों में इसकी रोगियों की संख्या करीब करीब 76% होती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कई सारे अनुसंधान हुए हैं और इन अनुसंधान के दौरान यह देखा गया कि इसके रोगी कुछ दुखद प्रतिबल परिस्थिति के प्रति आवश्यकता से अधिक दुख, हतोत्साह, उदासी और निराशा से भरपूर प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्त करते हैं। ये प्रतिक्रियाएं या फिर पर्याप्त अवधि तक पूर्व सामान्य स्थिति नहीं लौट पाती है। यहाँ तक कि ये प्रतिक्रियाएं रोगी के कई सप्ताहों या महीनों तक रोगी में देखी जाती है। इस बीच उनमें दुख, उदासी और निराशा के लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन किसी किसी रोगी में ये लक्षण शीघ्र समाप्त भी हो जाते हैं। तो कैमरॉन ने जो है परिभाषा दी है इसकी कि विषादात्मक जो मनोस्नायु विकृति की प्रक्रियाएं जो है मनोभाव विकृतियां, जिसमें तनाव एवं चिंता की अभिव्यक्ति, उदासी और आत्म अवमूल्यन, शारीरिक कष्टों तथा बार बार अपने को हीन, हतोत्साहित तथा व्यर्थ समझने के रूप में होती है। इन परिभाषाओं का जो है इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर हमें कुछ बातें मिलती है। पहला है विषादात्मक जो है मनोस्नायु विकृति एक मनोभाव विकृति है। दूसरा है तनाव और चिंता इसके मुख्य कारण है। तीसरा, इस रोगियों में उदासी, आत्मावमूल्यन, निराशा, शारीरिक कष्ट, हीन भावना, हतोत्साह, व्यर्थता आदि के लक्षण देखे जाते हैं। इसके कुछ कारण भी हैं। इसमें जो है व्यक्ति का ईगो शक्ति काफ़ी कमज़ोर होता है। ईगो शक्ति का क्षीण हो जाना इसका मुख्य कारण है। इस अवस्था में व्यक्ति की जो है प्रतिक्रियाएं किसी दुखद या निराशाजनक घटनाओं के प्रति सामान्य नहीं होती है। किसी प्रियजन की मृत्यु, व्यवसाय में अत्यधिक घाटा, प्रेम में निराशा, दुर्घटना आदि के दबाव के कारण सामान्य व्यक्ति भी चिंतित एवं दुखित हो जाते हैं। यह स्वाभाविक भी है, परंतु यह विषाद या चिंता घटना कुछ समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति का ईगो शक्ति कमजोर हो जाता है, वह इस प्रकार की विपत्तियों, घटनाओं या कठिनाइयों के आने पर जरूरत से ज़्यादा चिंता, दुख, निराशा आदि व्यक्त करता है। वो मामूली सी साधारण घटना या कठिनाई का सामना करने में अपने को असमर्थ पाता है। दूसरा है पूर्व निहित व्यक्तित्व। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस रोग के प्रति पूर्व निहित होता है, वह इस रोग का शिकार शीघ्र हो जाता है। यदि उसके सामने तत्कालिक दबावपूर्ण परिस्थिति आ जाती है तो वह उनका सामना नहीं कर पाता है और उसका व्यक्तित्व जो है अत्यधिक असंतुलित हो जाता है। इस रोगी इस प्रकार के लक्षणों का उपयोग चिकित्सकों एवं अन्य व्यक्तियों की सहानुभूति और मदद प्राप्त करने के उद्देश्य से भी करता है। तीसरा है विद्वेष की भावना का आधिपत्य, जिसको बोलते हैं डोमिनेंस ऑफ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी। अन्य व्यक्तियों के प्रति जिस व्यक्ति में विद्वेष की भावना जितनी तीव्र होगी, वह उतना ही शीघ्र जो है इस रोग का शिकार होगा। यह देखा गया है कि वह विद्वेष की भावना अपने परिवार के लोगों के प्रति, माहौल के अन्य व्यक्तियों के प्रति रखता है, परंतु यह विद्वेष की भावना खतरनाक एवं अनैतिक होती है, जिसके कारण अचेतन मन में दमित हो जाती है। यह दमित भावना दोष भाव में परिवर्तित हो जाती है और व्यक्ति में उदासी, व्यर्थता, अयोग्यता, निकम्मापन, आत्म अवमूल्यन और निराशा की भावना को जन्म देती है। इस तरह के ऐसे लक्षण जो है रोगी में विकसित हो जाते हैं। इसका जो उपचार है वो
जो है वो सहानुभूति थोड़ा ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ दवाइयाँ साधारण दवाइयाँ कुछ दी जाती है और इसके अलावा जो है विद्युत आघात की भी ज़रूरत इसमें पड़ जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी जो है इसमें यूज किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर और मनोविच्छेदी जो है विकृति और इसी से संबंधित जो है ये था हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ये है इस मनोविकृति, जिसको हम स्थिर व्यामोह या फिर व्यामोही विकृति बोलते हैं। और ये जो है साइकोपैथोलॉजी का 16वां नंबर चैप्टर होगा, जो जल्द ही आने वाला है, आई थिंक नेक्स्ट डे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर।